हेलो एवरीवन। तो आज की इस लाइव क्लास में सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन बिल्कुल साफ आ रही है। पहली स्लाइड दिख रही है। बढ़िया। तो स्क्रीन पर जो पहली स्लाइड है उसका टाइटल है गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की सरकारी योजनाएं। अक्सर जब भी इन योजनाओं की बात होती है तो लोगों को लगता है कि बस भारी भरकम बजट होगा, कुछ बोरिंग सा डेटा होगा और उबाऊ सरकारी फाइलें होंगी। बिल्कुल, मतलब नाम सुनते ही थोड़ा नींद आने लगती है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन आज की इस क्लास का मिशन थोड़ा अलग है। हमें वो नीरस डेटा रटना नहीं है। हमारा लक्ष्य इन फाइलों के पीछे के असली विज्ञान को समझना है। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी पहेली की, जिसके टुकड़े 36 अलग-अलग सरकारी विभागों में बिखरे पड़े हैं। और दशकों तक यही होता था। मतलब एक विभाग सड़क बनाता था और दूसरा पानी की पाइपलाइन डालने के लिए हफ्तों बाद उसी नई सड़क को खोद देता था। बिल्कुल। ऐसे में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का तेजी से दौड़ना नामुमकिन सा लगता है। तो आज इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये योजनाएं अलग-अलग कागज के पन्ने नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मशीन के पुर्जे हैं। और ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, जब तक इन सारी योजनाओं को एक बड़ी सप्लाई चेन या एक मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से नहीं देखेंगे, इनका असली असर समझ में नहीं आ सकता। सही बात है। मतलब एक योजना जमीन तैयार करती है, दूसरी उस पर कारखाना लगाती है और तीसरी उस कारखाने में काम करने वाले लोगों को ट्रेन करती है। आज इस पूरी तस्वीर को जोड़ना ही हमारा काम है। तो चलिए फिर इस आर्थिक मशीन के सबसे पहले पुर्जे से शुरुआत करते हैं। मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूँ। ये दूसरी स्लाइड सीधे तौर पर बात करती है मेक इन इंडिया और वैश्विक उत्पादन की। हाँ, और ये टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि 25 सितंबर 2014 को ये शुरू हुआ था। तो हाल ही में इसने अपने 10 साल पूरे किए हैं। बिल्कुल, 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब इसका 2.0 चरण चल रहा है, जिसके दायरे में करीब 27 अलग-अलग सेक्टर्स आ चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो है पीएलआई स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये पीएलआई असल में बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है ना? मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी विद्यार्थी को क्लास में हर एक्स्ट्रा सही जवाब के लिए बोनस अंक दिए जाएं। ये कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है जो काम शुरू करने से पहले ही मिल जाए। हाँ, ये प्रदर्शन पर आधारित है। बिल्कुल। आप देश के अंदर जितना ज्यादा एक्स्ट्रा उत्पादन करेंगे, सरकार उतना ही प्रोत्साहन देगी। और इसके लिए 1.97 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट रखा गया है। सीधी सी बात है, कारखाने भारत में लगाइए, उत्पादन बढ़ाइए और सीधा वित्तीय बोनस पाइए। और अगर इसके पीछे की अर्थशास्त्र की थ्योरी देखें तो इसने एक बड़ा वैचारिक बदलाव किया है। मतलब पहले की नीतियां कंपनियों को बस नुकसान से बचाने के लिए होती थीं, लेकिन पीएलआई का फोकस कंपनियों को वैश्विक स्तर पर टक्कर देने लायक बनाना है। वो कैसे? देखो, भारत जैसे देश में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का खर्च हमेशा ज्यादा रहा है, तो दुनिया भर की कंपनियों के लिए अपना काम चीन या वियतनाम से हटाकर यहाँ लाना इतना आसान नहीं था। पीएलआई इसी एक्स्ट्रा लागत की भरपाई करता है और इसके नतीजे अब साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं। सोर्सेस के आंकड़े ही देख लें तो भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। 99%। हाँ, देश में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल फोन अब यहीं बन रहे हैं और बात से मोबाइल तक थोड़ी सीमित है। डिफेंस का उदाहरण ले लीजिए। आईएनएस विक्रांत। एग्जैक्टली। आईएनएस विक्रांत जैसा आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेशी तकनीक से यहीं बना है। रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ के पार चला गया है। और एक और चीज, वो 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ओहो, सेमीकंडक्टर तो आज के दौर का नया तेल है। बिल्कुल। माइक्रोन और टाटा जैसे बड़े समूह इसमें शामिल हैं। इसके बिना ना तो कारें बन सकती हैं और ना ही मिसाइलें। अमूल का अमेरिका के बाजार में लॉन्च होना बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ। और कश्मीर विलो से बने क्रिकेट बैट्स की इंटरनेशनल डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इसे मेक इन इंडिया की एक अनूठी सफलता माना जा सकता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मतलब ये सब सुनने में तो एक बेहतरीन कहानी लगता है, लेकिन क्या विदेशी निवेश सच में आ रहा है? क्योंकि बिना एफडीआई या विदेशी पूंजी के ये सब हवाई बातें ही लगेंगी। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां उसे काम करने में आसानी हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग देखें तो जो उछाल 142वें स्थान से 63वें स्थान तक आया है, वो रातों रात नहीं हुआ। मतलब नियम आसान किए गए?
हाँ, अनुपालन या कंप्लायंस कम किए गए, सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया गया। और अगर एफडीआई के आंकड़ों की बात करें तो 2021-22 में रिकॉर्ड $84.83 बिलियन का निवेश आया है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और एक और दिलचस्प डेटा है, पिछले कुछ सालों में जो करीब $667 बिलियन का विदेशी निवेश आया है, वो पिछले 24 सालों के कुल निवेश का लगभग 67% है। ये सिर्फ पैसे का आना नहीं है, ये सरकार के न्यू माइंडसेट को दिखाता है कि वो अब सिर्फ एक रेगुलेटर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर यानी सुविधा देने वाली बन गई है। ये तो मानना पड़ेगा कि लाल पिताशाही कम होगी तो बिजनेस बढ़ेगा। चलिए अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, स्लाइड 3 पर। अब कारखाने बन गए, विदेशी निवेश आ गया, सामान भी बन रहा है, लेकिन उस सामान को बंदरगाहों तक ले जाने के लिए मजबूत सड़कें चाहिए ना? बिल्कुल, और कारखानों को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली भी चाहिए। हाँ, तो स्लाइड 3 इसी बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्युतीकरण के बारे में है। यहाँ एंट्री होती है पीएम गति शक्ति और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की। गति शक्ति का फ्रेमवर्क तो असल में एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। अभी क्लास के शुरू में जिस 36 मंत्रालयों के बिखराव की बात हुई थी ना, हाँ, वो सड़क खोदने वाला उदाहरण। एग्जैक्टली गति शक्ति उसी का समाधान है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां रेलवे, सड़क, जहाजरानी सब एक साथ जुड़े हैं। मान लीजिए एक नई रेलवे लाइन बिछनी है तो पोर्टल पर पहले से दिख जाएगा कि कहाँ जंगल है, कहाँ पानी की पाइपलाइन है और कहाँ ऑप्टिकल फाइबर है। हाँ, और इसे 7 इंजनों द्वारा संचालित व्यवस्था बताया गया है ना? हाँ, जैसे सड़क, रेलवे, बंदरगाह वगैरह। इसका मेन टारगेट लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है। जो भारत में 13-14% रहती थी, इसे घटाकर 8-9% पर लाना है, ताकि 2025 तक हम वो $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पा सके। समझ गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट की सड़कें तो है नहीं, बिजली बहुत जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को देखें तो सोर्सेस के मुताबिक गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 756 बिलियन रुपए का निवेश हुआ। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जमीनी स्तर के लिए। बिल्कुल। और इसे ट्रैक करने के लिए गर्व 2 ऐप भी लॉन्च किया गया था, ताकि कोई भी रियल टाइम में देख सके कि कहां खंबे लग रहे हैं। 28 अप्रैल 2018 को मणिपुर के एक छोटे से गांव लेसांग में बिजली पहुंची और घोषणा हो गई कि 100% गांव का विद्युतीकरण हो गया। हाँ, ये एक ऐतिहासिक माइलस्टोन था। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकते हैं। इस क्लास में एक निष्पक्ष नजरिया रखना भी जरूरी है। जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स देखी, तो एक विरोधाभास दिखा। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ 100% विद्युतीकरण का दावा है, पर दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कह रही थी कि कई गांव में खंबे तो थे, लेकिन घरों के अंदर बिजली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हों। इस अंतर को कैसे समझा जाए? ये बहुत ही सटीक सवाल है और एक जागरूक विद्यार्थी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जब किसी गांव को कागजों पर विद्युतीकृत घोषित किया जाता है तो उसकी एक पुरानी तकनीकी परिभाषा है। अच्छा। हाँ, नियम ये था कि अगर गांव के 10% घरों, पंचायत भवन और स्कूल तक बिजली का ग्रिड पहुंच गया तो पूरा गांव विद्युतीकृत मान लिया जाता था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हर घर के हर कमरे में 24 घंटे बिजली आ रही है। ओह, तो ये टेक्निकल मामला है। बिल्कुल। और इस योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था फीडर सेपरेशन, मतलब खेतों की सिंचाई वाले पंपों की लाइन अलग और घरों की लाइन अलग, ताकि किसानों को टाइम पर बिजली मिले और घरों में अंधेरा ना रहे। ये तो लॉजिकल है। हाँ, सरकार ने ग्रिड और ट्रांसफार्मर पहुंचा दिए, जो बहुत भारी काम था, लेकिन उस ग्रिड से हर घर में मीटर लगाना और फिर राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा 24 घंटे सप्लाई बनाए रखना, वो एक बिल्कुल अलग प्रशासनिक चुनौती है। तो दोनों बातें अपनी जगह सच हैं। ग्रिड पहुंचना एक अचीवमेंट है, लेकिन लगातार बिजली मिलना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये स्पष्टीकरण बहुत सी भ्रांतियों को दूर कर देता है। नीतियां और उनका जमीनी कार्यान्वयन वाकई 2 अलग स्तर हैं। चलिए अब क्लास को एक और तार्किक मोड़ देते हैं और चौथी स्लाइड पर आते हैं, स्किल इंडिया मिशन। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हाँ, क्योंकि देखिए, मशीनें आ गई, सड़कें बन गई, बिजली है, लेकिन वो एडवांस सीएनसी मशीन या रोबोटिक्स आर्म अपने आप तो चलेगी नहीं, उसे चलाने के लिए लोग चाहिए। बिल्कुल। बुनियादी ढांचा बनाना तो फिर भी आसान है, पैसे लगते हैं बस। असली चुनौती इंसानों को ट्रेन करने की है।
भारत के पास युवा आबादी का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर उसे सही स्किल नहीं मिली तो वो फायदा एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। सही बात है। इसीलिए स्किल इंडिया के तहत विशेष रूप से पीएमकेवीवाई 4.0 को 8,800 करोड़ के साथ 2026 तक बढ़ाया गया है और कोर्सेज भी अब वो पुराने वाले नहीं रहे। हाँ, इंडस्ट्री 4.0 वाले कोर्सेज आ गए हैं। AI, 5G, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, अब सिर्फ वेल्डिंग नहीं सिखाई जा रही। और जो ग्रामीण युवा हैं उनके लिए DDU GKY योजना है 15 से 35 साल के युवाओं के लिए। इसमें कम से कम 6,000 रुपए महीने की प्लेसमेंट गारंटी है और सामाजिक समावेश के लिए SC/ST को 50% और महिलाओं को 33% आरक्षण भी है। ये रिजर्वेशन बहुत जरूरी था ताकि हर वर्ग मुख्य धारा में आ सके। बिल्कुल, लेकिन एक व्यावहारिक दिक्कत अक्सर आती है। मान लीजिए गांव का कोई युवा ट्रेनिंग लेता है और उसे नौकरी के लिए पुणे या बेंगलुरु भेज दिया जाता है। शुरुआत में वहां टिके रहना तो बहुत मुश्किल होता होगा ना, वो कल्चर शॉक और महंगाई। ये बहुत गंभीर समस्या रही है शुरुआत में। लड़के लड़कियां नौकरी छोड़कर वापस गांव आ जाते थे। लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए अब योजना में पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट जोड़ा गया है। वो कैसे काम करता है? जब कोई युवा अपना राज्य या जिला छोड़ता है तो उसे 2 से 6 महीने तक 1,000 रुपए प्रति माह की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। और अब शहरों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स भी बन गए हैं। मतलब एक तरह के हेल्प डेस्क। बिल्कुल, वो उन्हें घर ढूंढने, स्थानीय भाषा समझने और किसी भी तरह के शोषण से बचाने में मदद करते हैं ताकि ट्रेनिंग का पैसा बर्बाद न हो। और देखो, बात सिर्फ देश की नहीं है। जापान के साथ जो TITP प्रोग्राम है उसके तहत भारतीय युवा सीधा जापान जाकर एडवांस्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब अब भारत का मानव संसाधन पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अब इस पूरी क्लास के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। स्लाइड 5, वित्तीय समावेशन। अब युवाओं को नौकरी मिल गई, पैसा बन रहा है, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ? नकद में? अगर नकद में आया तो पूरी इकोनॉमी का साइज ही पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, यही एंट्री होती है डिजिटल और औपचारिक अर्थव्यवस्था की। पीएम जनधन योजना ने 2014 में तो जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया था। एक हफ्ते में 1.8 करोड़ खाते। ये पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी केस स्टडी है। एक टाइम था जब गरीबों को पॉवर्टी पेनल्टी देनी पड़ती थी। साहूकारों से 100% ब्याज पे कर्ज लेते थे वो। हाँ, और जनधन में तो 0 बैलेंस और 1 लाख का बीमा भी मिलता है। एक और शब्द है जो बार बार आता है, ओवरड्राफ्ट। मतलब अगर आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है, फिर भी आप जरूरत के वक्त 5,000 रुपए, जिसे आप शायद 10,000 कर दिया गया है, वो निकाल सकते हैं। हाँ, एक तरह का इमरजेंसी माइक्रो लोन। यही चीज उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाती है। मतलब ये योजना इस देश के हर व्यक्ति को औपचारिक अर्थव्यवस्था का VIP पास पकड़ाने जैसी हो गई। बहुत सही एनालॉजी है ये। और जब ये VIP पास सबके पास आ गया, तब DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का असली जादू शुरू हुआ। दशकों पहले कहते थे ना कि ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। हाँ, बीच के बिचौलिए सब खा जाते थे। लेकिन अब चाहे सब्सिडी हो या स्किल इंडिया का पैसा, सब सीधा अकाउंट में आता है। और इस नींव पर जो इमारत खड़ी हुई, उसने तो दुनिया को चौंका दिया। UPI के आंकड़े तो मतलब दिमाग चकरा देते हैं। भारत ने क्रेडिट कार्ड की पीढ़ी को पूरी तरह बाईपास कर दिया है। सिर्फ अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच भारत में UPI से 81 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। और शायद दुनिया के रियल टाइम भुगतानों का 46% सिर्फ भारत में हो रहा है। बिल्कुल, रेढ़ी पटरी से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह QR कोड अर्थव्यवस्था की धड़कन बन गया है। तो अगर आज की इस पूरे ऑनलाइन क्लास को समेटा जाए तो तस्वीर एकदम साफ है। ये सिर्फ योजनाओं की लिस्ट नहीं है। मेक इन इंडिया से सामान बनता है, गतिशक्ति उन्हें बाजार तक ले जाती है, स्किल इंडिया कामगार तैयार करता है और जनधन और UPI ये पक्का करते हैं कि पैसा तेजी से और सुरक्षित घूमे। बहुत ही मुकम्मल सारांश है ये। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल। आज हमने भारी मैन्युफैक्चरिंग, सड़कें और कोडिंग या वेल्डिंग सिखाने की बहुत बात की, लेकिन जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन दुनिया को बदल रहे हैं, मतलब रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं और AI खुद कोड लिख रहा है। सही बात है। तो ऐसे में अगले 10 सालों में मेक इन इंडिया का असल मतलब क्या रह जाएगा? क्या हम सिर्फ फिजिकल सामान बनाने तक सीमित रहेंगे
या हमें डिजिटल डिजाइन और बौद्धिक संपदा बनाने का केंद्र बनना पड़ेगा? हाँ, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशक की नीतियां तय करेगा। क्या हम सिर्फ दूसरों की मशीनें चलाएंगे या उन मशीनों को सोचने की ताकत देने वाला कोड लिखेंगे? बहुत ही गहराई से विचार करने वाली बात है। तो आज अलग-अलग पजल के टुकड़ों को जोड़कर जो तस्वीर बनी है, उम्मीद है कि उससे कई जटिल आर्थिक समीकरण समझ आ गए होंगे। आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विषयों पर गहराई से सोचना जारी रखिए।